लेवल काफी समय से तोड़ नहीं पा रहा था, और जैसे ही ये 1920 का लेवल टूटा, हमने 2800 तक का जंप आते हुए देखा। तो फ्रैंकली मैं समझता हूं कि चांदी यहां से डबल होने की भी ताकत रखती है अभी भी। तो मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट मैं चांदी में ज्यादा रखता हूँ, फिजिकल साइड में। डेरिवेटिव्स में मेरी पोजीशन नहीं है। और आज का सेशन भी ये एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। प्रशांत शर्मा, सर मेरा $2700 $2730 की सेलिंग है, पोजीशन स्क्वायर अप करूं क्या? सर देखिए, उम्मीद ये रहती है अरे लाइफ टाइम हाई पे आया, मार्केट वहां से वापस करेक्शन लेगा। बट आई थिंक सर मेरा व्यू बुलिश है। फर्स्ट हाफ में आपको $3000 का लेवल छुएगा, एंड उसके बाद मार्केट करेक्ट करेगा। तो एक हेज कर लीजिए, क्योंकि 2800 का लेवल टूटा तो मार्केट और ज्यादा स्पाइक करता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज जब तक प्राइजेस 2700 का लेवल ब्रीच नहीं करता, आई एम बुलिश। तो बेटर है कि आप ऑप्शन में हेज भी कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, या M6 पे बाय कर सकते हैं। बट टाइमिंग मेरे को ये लेवल से मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्विकली एक सेशन ये लेकर मैं कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद आपका Q&A भी लेंगे। तो ऑलमोस्ट आज एक शॉर्ट पीरियड पे ही मैं आपको बताया हूँ, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे, और ऐसे चैनल, ऐसे वीडियोस और वेबिनार आपको टाइम में मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की अगर बात करें, तो चांदी में हम वापस मंडे या ट्यूसडे कनेक्ट करेंगे। बट सोने की बात करें तो आज का सेशन रखने का ऑब्जेक्टिव था, 80,000 हो चुका है, क्या अब ये और तेजी दिखाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा। ऊपर में 85,000 तक का लेवल हमने पहले ही दिया था, दिवाली से पहले ही दिया था, और अब हम 80 पे पहुंच चुके हैं। तो अब तक अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 27%, इसके अंदर 9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट है। तो हमने करीबन, आप देखोगे आज की डेट में एब्सोल्यूट नंबर्स पे हमने 80,000 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा है। साल, ये साल की ही बात करें, करीबन 4 सवा 4% का हमने एक अच्छा खासा गेन बनते हुए देख पा रहे हैं। 3 महीने से 5% की तेजी बनी। और आप देखिए कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में अब थोड़ा सा फर्क आ रहा है। इसकी वजह से लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं ड्यूटी में कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब तक अगस्त से पहले हम ये ऑलमोस्ट सेम होते हुए देखते थे, बट अब ये जो गैप है वो कंटिन्यू मेंटेन है। तो यहाँ पे ड्यूटी एडजस्टमेंट की भी बातें हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल प्रीमियम्स इस वक्त बढ़े हुए हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। इंटरनेशनल में भी हम 2800 के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक साल में इंटरनेशनल में 35% का गेन हुआ है, जबकि जनवरी से अभी तक 6%। ये दर्शाता है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जारी है। आगे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ऐसे फैक्टर्स है। अमित से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, GSCI का एक स्लाइड इसमें चौथे नंबर पे ऐड कर दीजिए। GSCI वाला जो हम लोग जनरली देखते हैं। सो कमिंग बैक, अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गोल्ड ने नया हाई 2024 में बनते हुए देखा, $2800 का। और एक अच्छी चीज ये भी है, गोल्ड के साथ साथ डॉलर इंडेक्स में भी हमने हाई लगते हुए देखा। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट के कंसर्न्स बने हुए थे, और साथ में सेंट्रल बैंक की जो बाइंग थी ये भी कंटिन्यू बनी थी, जिसके चलते हमने गोल्ड में नया हाई लगते हुए देखा। ध्यान रखिए, कभी भी जब सोने में तेजी स्टार्ट होती है तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही साल में खत्म हो जाती है। ये करीबन 3 से 4 साल की रैली स्टार्ट होती है। 2008 में भी जब रैली स्टार्ट हुई थी, तब हमने देखा था 2008 से 2011 तक ये रैली कंटिन्यू रहेगी। तो अभी तो गोल्ड में रैली स्टार्ट हुई है, और $3000 तक का हमारा भी मानना है, सबका मानना है कि $3000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं इस तेजी का सबसे बड़ा कारण रहा है बोरोइंग कॉस्ट। जिस ढंग से कोविड के बाद से ही हमने देखा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन था, एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा, अब जाके कर रही है, लेकिन मतलब डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। एंड इसी के चलते इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा स्पाइक हुआ था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप खाली यूएस की अगर हम बात करें, तो फेड के इंटरेस्ट रेट जहाँ पे जीरो पे रखा था इन्होंने 2020 के बाद, देखिए 2020 से पहले लगभग 1.5% के आसपास का इंटरेस्ट कॉस्ट था, और वहां पे हमने कटौती आते हुए देखा 2020 के अंत से ही। जो 2022 के एंड तक हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट काफी लोअर लेवल पे था। फिर इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इन्होंने धीरे 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 इंटरेस्ट रेट कम करना स्टार्ट, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया, और टॉप पे ले जाकर 2024 में, 2023 से हमने देखा था इंटरेस्ट रेट काफी ढंग से बढ़ी हुई थी, जिसके चलते गोल्ड अब तक अंडर परफॉर्मिंग था। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग के चलते गोल्ड में धीरे धीरे तेजी जारी थी। लेकिन अब बड़ी तेजी का कारण 2024 में क्या बना? फेड इंटरेस्ट रेट कट करना स्टार्ट कर चुका है। एंड फेड के साथ साथ अगर हम बात करें तो ECB, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सभी ने रेट कट स्टार्ट कर दिए। एंड ये एक बड़ा नया ट्रिगर है, जिसकी वजह से गोल्ड में आने वाले समय में और बड़ी तेजी, मतलब 12 से 15% की तेजी हम देख पाएंगे। वहीं अगर सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करता हूं,
तो सेंट्रल बैंक के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक 2019 में भी Q1, Q2, Q3, Q4 सभी में हमने सोने में ऐड होते हुए देखा। 2020 में थोड़ा कम था, लेकिन 2021, 22, 23 और 24 कंटिन्यू हमने देखा। 2024 के अंदर Q4 में कोई बड़ा एडिशन नहीं हुआ, अदरवाइज ये एडिशन होता तो फिर से हम लोग देखते थे 800 टन के ऊपर का। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग में ही बनी हुई है। वहीं ईटीएफ की होल्डिंग्स की अगर बात करें तो ईटीएफ की होल्डिंग में भी हमने देखा था कि पहले ज्यादा बड़ा जंप नहीं था, इनफैक्ट नेगेटिव ही था, लेकिन पिछले साल सेकंड हाफ से हमने देखा है कि ईटीएफ के अंदर बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, जो दर्शाता है कि फाइनेंशियल प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं अब मार्केट में आ रहे हैं और उनका पैसा बन रहा है। देखिए अभी भी मेरा मानना है कि ये गोल्ड, सिल्वर, जीएससीआई इंडेक्स एंड S&P 500 ये एक मुझे दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। तो यहाँ पे अभी भी आप देखोगे तो जीएससीआई वर्सेस S&P 500 अपने लोएस्ट लेवल पे है, और यहाँ से अगर ये रिकवरी आती है, आप मान के चल लीजिए कमोडिटी मार्केट करंट लेवल से डबल होने की ताकत रखता है। चलिए फटाफट आप लोग भी मेरे को बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इक्विटी में करेक्शन है। फटाफट चैट विंडो पे यस करके डालिए अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो इक्विटी तो करेक्शन देगा। आज आप देख लीजिए पिछले 6 महीने के अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो अब धीरे धीरे लूज आउट हो रही है। तो इक्विटी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक करेक्शन छिपा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट स्ट्रांग है, बट यूएस है, यूरोप है, यहाँ पे अगर इक्विटी मार्केट में करेक्शन आता है तो लोगों का रुझान कमोडिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो एग्री कमोडिटी हो चाहे नॉन एग्री में सोना चांदी हो। यहाँ से मुझे लगता है कि सोने में धीरे धीरे जैसे जैसे बूस्ट मिलेगा, आप ये रेशियो को जंप होते हुए देखेंगे, तो करंट लेवल से मुझे लगता है सोना, चांदी, क्रूड, कॉपर सभी आइटम के अंदर हम अच्छी खासी तेजी देखेंगे। अब जब हम सोने की 80,000 की बात कर रहे हैं, ये सोना 80,000 पे पहुंच चुका है, तो वहां पे आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में सोना कि क्या क्या कारण रहे वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सोना 80,000 पे पहली बार डोमेस्टिक मार्केट पे आया। इसमें रुपए भी इंपॉर्टेंट है। अमित एक रुपए का चार्ट और टेक्निकल वाले में ऐड कर दीजिए, मैंने रिसेंटली जो बनाया था वो वाला चार्ट आप ऐड कर सकते हो। तो रुपए के अंदर भी हमने रिकॉर्ड लो होते हुए देखा, और जब भी रुपया अगर कमजोर होगा तो डोमेस्टिक पे एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल हम देखेंगे तेजी बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अनसर्टेनिटी तो कंटिन्यू बनी हुई है। दूसरा ये तेजी का एक कारण ये भी था कि डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में कहा था कि इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली रेट कट नहीं करेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कहीं ना कहीं रेट कट पे विराम लग सकता है, और ऐसा ही हो भी रहा था कि पिछले साल अक्टूबर में ये उम्मीद थी कि 1% का रेट कट हम 2025 में देखेंगे, बट फिर आधे परसेंट की बात होने लगी, फिर 0.25 की होने लगी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आगे भी जाके रेट कट हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी हमने गिरावट या पुलबैक आते हुए देखा है, जो करीबन 107.50 पे पहुंच चुका है। वहीं सेफ हेवन बाइंग मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी जारी है, जहां पे रशिया यूक्रेन का वॉर ये कंटिन्यू चल रहा है, और अभी भी लग रहा है ये कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग चलती रहेगी। टैरिफ को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, क्योंकि मैक्सिको, कनाडा, चाइना, ईयू इन सभी पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक्शन चलता रहेगा, एंड इसी के चलते सोने को इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चाइना की अगर बात करें तो चाइना में रिसेंटली हमने देखा था कि ज्वेलरी डिमांड पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कॉइन्स एंड बार पे बाइंग बढ़ी है, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चाइनीज न्यू ईयर है तो ज्वेलरी से ज्यादा लोगों का रुझान जो है वो बॉन्ड पे, गोल्ड बार पे है एंड कॉइन्स पे है, जो काफी सपोर्टिव रह सकता है। तो आने वाले टाइम में इंडिया में भी हम देख रहे हैं फेस्टिव सीजन है, उसका डिमांड रहेगा। सेंट्रल बैंक की भी बाइंग कंटिन्यू रहेगी, जहां पे हमने पोलैंड, इंडिया इन्होंने सिग्निफिकेंटली बाइंग रखी है, और आगे भी रख सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से करेंसी में डिवैल्यूएशन हो रहा है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को आने वाले समय में सपोर्ट करेगा। वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग डिमांड की अगर बात करते हैं तो करीबन 24-5% का गोल्ड बार एंड कॉइन्स में, और कभी भी बार और कॉइन्स में अगर तेजी आ रही है इसका मतलब है इंडस्ट्रियल डिमांड या कंजम्पशन डिमांड से ज्यादा हम बाकी चीजों में डिमांड बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा भी अगर हम काफी पॉइंटर्स है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड। अब इसके अलावा अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट वापस लौटते हुए देखी है। जब भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो सपोर्ट है। फेड ने अब बता रखा है कि अभी इमीडिएटली अगले हफ्ते तो कोई रेट कट नहीं है, बट 0.4 तक का रेट कट ये साल में पॉसिबल है। इन्फ्लेशन वापस बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है
तो कहीं ना कहीं गोल्ड को भी बेनिफिट मिलता है। जियो पॉलिटिकल टेंशन तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, वो कंटिन्यू रहेगा। सेंट्रल बैंक के परचेजेस है, ईटीएफ के अंदर बाइंग है। इवन एक इंडिकेटर मैंने लास्ट ईयर बताया था जब बड़ी रैली आई थी, जब मैंने बताया था गोल्ड लीज रेट, गोल्ड लीज रेट में बड़ी तेजी आई है। तो इस बार भी हम देख रहे हैं गोल्ड लीज रेट में 3.25% का जंप आया है, जो दर्शाता है मार्केट में टाइट सप्लाई है, एंड इसका बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने प्रेडिक्ट किया सेंट्रल बैंक 500 टन प्लस इस बार गोल्ड परचेजेस कर सकती है, और अब तक हमने देखा है 700-800 टन तो करती है। तो 500 टन भी अगर आता है तो ये एक पॉजिटिव फिगर रहेगा। अगर हम स्वॉट एनालिसिस की अगर बात करते हैं कि सोने को क्यों स्ट्रेंथ मिली हुई है, तो हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू रहेगी। सेकेंडली, लीज रेट में तेजी जारी है। वहीं बैंक ऑफ जापान भी रेट हाइक कर रहा है, उसकी वजह से डॉलर में दबाव रहेगा, और जब डॉलर में दबाव रहेगा तो हम इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं सोने पे पड़ते हुए देखेंगे। चाइना में, इंडिया में कंटिन्यू बाइंग लौटते हुए दिखाई दे रही है, जिसका एक फिजिकल डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। वहीं इन्फ्लेशन, कच्चे तेल में तेजी की वजह से इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ता है, तो उसका भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आगे जाके भी रेट कट की प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, वो भी प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। हाँ, कुछ थ्रेड साइड भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्निकली, जैसे मैंने अभी रिसेंटली डिस्कशन चल ही रहा था, एक सेकेंड। ये सब नहीं है जिस जिनसे पूछा था सवाल। तो मुझे लगता है कि देखिए, यूक्रेन की लड़ाई अगर बंद होती है तो उसका एक नेगेटिव थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, एंड साथ में टेक्निकली भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने के चांसेस है, वहां पे आ गया। सेकेंडली, बड़ा कारण मंदी का आई थिंक गोल्ड में एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रहा, बट ये है कि डॉलर में अगर बड़ा स्ट्रेंथ अगर आ जाता है, क्योंकि अभी जैसे ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस की बात हो रही है, अगर ऐसा कुछ आता है तो वो एक थ्रेट है। अदरवाइज कॉमन थ्रेट जो हम लोग गोल्ड के साथ लेके ही चलते हैं ट्रैक। इस बार तो ऐसा भी हो गया कि अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही प्राइसेस में पड़ रहा है, क्योंकि जब भी भाव में गिरावट आती है इमीडिएटली बाइंग आती है। तो ऑलमोस्ट हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स, फेड, इन्फ्लेशन, ईटीएफ बाइंग, गोल्ड लीज रेट, फिजिकल डिमांड, ये बढ़ रही है। वहीं अगर हम सीजनैलिटी की अगर बात करते हैं तो सीजनैलिटी में वैसे देखा जाए तो जनवरी, ये 5 साल की सीजनैलिटी है, और रेड वाली जो पिछले साल की है। तो पिछले साल हमने देखा था जनवरी फरवरी में तो मार्केट फ्लैट था, बट फरवरी ऑनवर्ड जो तेजी स्टार्ट हुई थी वो अक्टूबर तक को हमने टॉप करते हुए देखा था। जबकि 5 साल का एवरेज सीजनैलिटी जो बताती है वो ये बताती है कि जनवरी फरवरी में मार्केट स्टेबल होता है, मार्च में गिरावट आती है, और फिर अप्रैल से जो तेजी आती है वो नया हाई मारते हुए दिखाई देती है ईयर एंड तक। तो मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा ही कुछ सिनारी दिखाई दे रहा है कि जून तक तो मार्केट वैसे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन जून के बाद एक छोटा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि गोल्ड में अभी भी जो तेजी जारी रहेगी वो फर्स्ट हाफ में जारी रहेगी। सेकेंड हाफ से हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स रह सकते हैं, जिसकी वजह से एक वीकनेस वाला पार्ट बन सकता है। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल सीजनैलिटी भी अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल सीजनैलिटी के अंदर भी अगर देखें तो 2019 से अभी तक जनवरी फरवरी में थोड़ी बहुत गिरावट रहती है, बट मार्च ऑनवर्ड जो तेजी बनती है ये अच्छी खासी रिकवरी दिखाती है जून जुलाई तक, फिर बाद में करेक्शन आ जाता है। बट पिछले साल हमने देखा था कि एक लीनियर वे में मार्केट में तेजी बनी थी पिछले साल भी, और ऐसा ही कुछ फैक्टर्स है जो पिछले साल थे वो ये साल भी इसी ढंग से दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट पे। तो इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम एफओएमसी मेंबर की स्पीच आते हुए देखेंगे, स्टेटमेंट्स आते हुए देखेंगे, इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा क्लियरिटी मिलती हुई दिखाई देगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में यूएस के जीडीपी के नंबर्स आने हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी आने वाले हफ्ता 10 दिन को इम्पैक्ट करेंगे। चलिए अभी मैं टेक्निकल चार्ट्स पे सीधा आ जाता हूँ, उससे पहले एक और अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल में बाकी बैंकर्स के भी क्या व्यू है। तो गोल्डमैन सैक्स बोलता है कि गोल्ड $3,000 तक का लेवल दिखा सकता है एंड 2025 तक, जिस ढंग से इनका मानना है कि सेंट्रल बैंक एक्यूमुलेट कर रहा है और इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने वाली है, गोल्ड के ईटीएफ में इनफ्लोज है, ये सारे कारण रहेंगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम सोने को 3,000 का लेवल देख पाए। डचेस बैंक का भी मानना है कि प्राइस टारगेट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मिनिमम 2725 तक का लेवल देखने मिल सकता है एवरेज। तो ऑलरेडी हमने 2725 के ऊपर ही इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, बट इनका बिलीव है कि प्राइजेस ओवरऑल जो हायर टू हायर रेंज रहेगा 3,050 का रहेगा, नीचे में 2450 रहेगा।
बट मेरा भी ये मानना है कि 3000 का लेवल फर्स्ट हाफ में दिखेगा, 3000 3100 के बीच में। बट सेकंड हाफ में एक अच्छा करेक्शन मार्केट में गोल्ड में वापस रहेगा। बट डोंट एक्सपेक्ट कीजिए कि वहां पे आने के बाद हम बेच के चले, वहां से हमें लेके ही काम करना चाहिए। थोड़ी पोजीशन कम कर सकते हैं, नीचे में 2400 के नीचे एक बार प्राइजेस दिखा सकता है। जेपी मॉर्गन का भी मानना है कि जिस ढंग से शॉर्ट टर्म में अगर करें तो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड हो सकता है, जिस ढंग से टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर पहला प्रोजेक्शन है कि $3000 का लेवल तो छू जाएगा, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये साल में वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी। सोने में मुझे लगता है कम से कम 700-800 पॉइंट का कहीं ना कहीं जंप या फॉल कंटिन्यू रहेगा। इनकेस देखिए आपका अगर कुछ क्वायरीज है तो जूम पे भी लोग जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी क्वेरीज डाल दीजिए, अमित है, हम डेफिनेटली इसको आगे लेते भी चलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स है जो हमें बताता है। तो हमने मैकडी लिया है, मैकडी के लिए मैंने स्पेशल सेशंस भी लेता हूँ कि कभी भी अगर मैकडी जीरो लाइन के नीचे पॉजिटिव क्रॉसओवर देती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। तो हमने करीबन पिछले साल ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन देखा था, जब प्राइजेस ने डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 68,400 का लेवल छुआ था, उसके बाद मार्केट में तेजी आई। और कभी भी जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉस ओवर आता है तो हम बोलते हैं अच्छी तेजी है। तो यहाँ पे भी हमने देखा पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, 72 से मार्केट हायर साइड में लगभग 80 के करीब चले गया था। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग था, बट फिर से एक बाइंग का मौका बना ट्रेंड रिवर्सल का, वो हमने आते हुए देखा। लेकिन अब 2025 जब स्टार्ट हुआ तब से हम देख रहे हैं जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉस हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है तो एक बड़ी तेजी का आगाज होता है। और आप एग्जैक्टली देख सकते हैं जब जीरो लाइन के ऊपर से पॉजिटिव हुआ तो अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं टेक्निकली भी एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। तो अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर अगर ये 80,300 के ऊपर निकल जाता है तो ये 83,500 से 85 तक का लेवल देखने मिल सकता है, जो मैंने आपको दिवाली से पहले ही बताया था। बट कुल मिला के ये साल मार्केट कंजर्वेटिवली 85 का लेवल और ऑप्टिमिस्टिकली अगर हम देखें तो 87 तक का लेवल दिखा सकता है। इसके बाद आते हैं हम इचिमिको क्लाउड पे। तो इचिमिको क्लाउड पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मार्केट में तेजी कब से स्टार्ट हुई है। तो जब हमने पिछले साल अगस्त में देखा था कि प्राइजेस ने 68 का लेवल छुआ था, जब रिकवर स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे हमने देखा एक तेजी लंबी स्टार्ट हुई थी कंसोलिडेशन के बाद। और तब एक अच्छी रैली आई थी और ये रैली खत्म हुई थी दिसंबर में। और नवंबर में हमने पहले सिग्नल देखा था थोड़ा बहुत, जिस वजह से ये क्लाउड थोड़े बहुत नेगेटिव हुए थे और दिसंबर की गिरावट की वजह से ये रेड बना था। लेकिन अब आप देखिए 1 तारीख से ये पॉजिटिव बना है और अभी भी क्लाउड में देखिए जहाँ ने ये क्लाउड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक बार ये 80,300 का लेवल टूटा तो इमीडिएटली 83,600 से 84,000 तक का तो बैर मिनिमम टारगेट हम आते हुए देख पाएंगे। तो इसके ऊपर आपको नजर रखना है। देन हम आ जाते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में कोई बड़ा साइन नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म 200 मूविंग एवरेज के ऊपर तो प्राइस अच्छे से होल्ड कर रहा है। ये दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी है। वर्स्ट इन केस कुछ बड़ा क्रैश भी आता है ना, तो आप समझ के चलो 73,000 का एक बेस बन जाएगा। अब तक हमने देखा पिछले साल भर में ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे कभी प्राइजेस गया नहीं है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है अगर मार्केट में अगर फॉल बैक भी आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कहीं ना कहीं जाकर एक बेस बन जाएगा। वहीं 50 मूविंग एवरेज हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे पिछले साल अगस्त में 50 के नीचे से रिवर्सल किया तो 200 मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस से अगर बाय किया तो हमको एक अच्छी खासी रैली मिली। और अभी भी आप देख सकते हैं जनवरी जब स्टार्ट हुआ तो 50 मूविंग एवरेज से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ है और अब अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो 80,325 से अगर निकलता है तो ये जोन की तैयारी मार्केट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आरएसआई की अगर बात करें तो 2025 के अंदर ही आरएसआई 50 के ऊपर आ चुकी थी। ये दर्शाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई और कंटिन्यू आरएसआई 7, क्योंकि पहले भी जब तेजी आई थी तो ये करीबन 75 के ऊपर निकल गया था, जिसकी वजह से डाइवर्जेंस दिखे, क्योंकि प्राइजेस में तो तेजी बन रही थी बट आरएसआई में तेजी नहीं बन रही थी, इसलिए हमें लग रहा था कि एक करेक्शन देगा। बट अब आप देखोगे तो प्राइस में भी तेजी बनी हुई है और यहाँ पे आरएसआई में भी तेजी बनी हुई है। तो स्ट्रेंथ कंटिन्यू मेंटेन है। हाँ, एक बार ये लेवल ब्रीच होता है तो हम लोग ये लेवल तक का लेवल आराम से हम देख पाएंगे। वहीं हमारा सबसे फेवरेट इंडिकेटर है वो है चॉपीनेस इंडेक्स। चॉपीनेस इंडेक्स हमें बताता है कि मार्केट में मोमेंटम कब आता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल अक्टूबर खत्म होने के बाद सितंबर में जब ये इंडिकेटर ऊपर आया
तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर जैसे ही ऊपर आया तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन दे दिया था, और यही एक ट्रेंड, एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि मार्केट तेजी में जाएगा मंदी। जैसे ही ये इंडिकेटर नीचे आना स्टार्ट हुआ सितंबर में, आप देख सकते हैं मार्केट में भी तेजी बन चुकी थी, लेकिन अक्टूबर में फिर से ये ऊपर गया, तो आप देख सकते हैं तेजी जो थी वो रुकते हुए दिखाई दी और मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। फिर अक्टूबर मिड के बाद जैसे ही नीचे आया, हमने और बड़ा मोमेंटम आते हुए देखा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं चॉपीनेस इंडेक्स कहीं ना कहीं एक वेव में ही ट्रेड करते हुए दिखा रहा है, और इसलिए वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है। पर जैसे ही हमने जनवरी में एंटर किया, तब से हम देख रहे हैं कि ये इंडिकेटर नीचे की तरफ ट्रेंड दिखा रहा है, एंड इसी के चलते धीरे धीरे वॉलिटिलिटी बैकअप है। तो कहने का मतलब आने वाले समय में वॉलिटिलिटी जैसे 36 पे है और डेली चार्ट पे है, तो मुझे लगता है ये जो कैंडल के साइज यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं, ये और बड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मे भी पॉसिबल है वॉलिटिलिटी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए पोजीशन जो भी बनाए संभल के। वहीं अगर हम इंटरनेशनल की भी अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनल के अंदर भी प्राइस का जो मोमेंटम है वो सिमिलर तरीके से मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल गोल्ड की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल गोल्ड के अंदर मैकडी कैसे परफॉर्म करी। तो यहाँ पे हमने मैकडी में जीरो लाइन के ऊपर देखा, मार्केट में तेजी बनी, जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर देखा, मार्केट में हमने कंटिन्यू तेजी बनती हुई दिखी है। अब आप ये देखिए जीरो लाइन के करीब सेल बना, इसलिए मार्केट ने स्पाइक मारा, जो 2750 से समझो 2550 तक का स्पाइक आया था। लेकिन जीरो लाइन के नीचे से ये रिवर्सल दे चुका है, और अभी भी ये तेजी जारी है। और इंटरनेशनल में भी जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि 80,500 का रेजिस्टेंट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2800 का एक रेजिस्टेंट बना हुआ है। तो एक तरह का अगर ये लेवल ब्रीच होता है और मैकडी बहुत ही स्ट्रांग है, गैप में कहीं पे भी कमी नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एटलीस्ट 2900 इन शॉर्ट। और अगर वॉल्टिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो 3000 का लेवल। अब ये डिस्टेंस पे भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि 2800 से लेकर ये ऑलमोस्ट समझो 2500 $300 है। तो अगर 2800 से $300 भी, अगर $250 भी जोड़ता हूँ, तो 3000 का लेवल आराम से अचीवेबल है। वहीं अगर इचिमिको क्लाउड देखता हूँ, तो ये तो ग्रीन स्टार्ट ही हुआ है। देखिए यहाँ पे भी हमने पिछले साल जब ग्रीन स्टार्ट हुआ था, तो आप ये रैली देखिए सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये कंटिन्यू चला था। तो अब तो ये मंदी का देखिए छोटा सा एक पुल बैक आना था वो आ चुका है, और अभी तो ग्रीन स्टार्ट हुआ है और वो भी राइजिंग में है। तो मुझे लगता है कि एक बार 2790 2800 के ऊपर गया जो पिछला हाई तोड़ेगा, तो हम 2900 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं अगर मूविंग एवरेज की अगर बात करें, तो इधर भी आप क्लियर कट देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज के आराम से मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई भी थ्रेट नहीं है। वर्स्ट इन केस अगर जाता भी है, तो हम इमीडिएट सपोर्ट जो देखेंगे वो 2520 तक का देखेंगे। 50 मूविंग एवरेज में मार्केट एक दायरे में, यहाँ से हमने एक बाइंग इनिशिएट हुआ है जो 2640 से है। एक बार ये लेवल ब्रीच होता है तो हम 2900 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं अगर हाँ इचिमिको क्लाउड की बात करें, तो ये अभी ग्रीन में स्टार्ट हुआ है, मतलब तेजी जारी रहेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एज ऑफ नाउ सिनेरियो जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। हाँ आरएसआई की अगर मैं बात करता हूं, तो आरएसआई के अंदर भी अगर हम देखते हैं, तो आरएसआई इस वक्त 69 के करीब है, जो दर्शाता है कि मार्केट एक वॉल्यूम और स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू मेंटेन है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं, तो सब चीज सपोर्टिव। अब मैं अगर व्यू बेस जाता हूँ, पहले जाता हूँ करेंसी के अंदर, क्योंकि करेंसी भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि करेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी हमारे यहाँ पे और तेजी बनेगी। तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि करेंसी के अंदर एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बना था जिसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप देखिए मार्केट धीरे 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 ड्यूरेबिलिटी में बना था। अब जैसे ही ये मार्केट 8350 के ऊपर गया है, एक बड़ा जंप आया है, और उसके चलते हमने 87 के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस ढंग से डॉलर में गिरावट है, ये टेम्पररी एक पुलबैक दिखेगा। बट कुल मिलाकर अगर अपन मार्च अप्रैल तक की बात करें, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 8750। तो ओवरऑल अगर रुपए में भी अगर हम गिरावट देखते हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट में इसका बेनिफिट प्राइजेस पे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम जारी रहेगा। एक सेकेंड। अब हम आते हैं वॉलिटिलिटी को लेकर। तो अगर हम वॉलिटिलिटी की अगर बात करें, तो वॉलिटिलिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब भी आप कोई पोजीशंस बनाते हैं, तो आपको ये समझना है कि वो वर्केबल है या नहीं है। तो अगर मैं वॉलिटिलिटी की अगर बात करता हूँ, देखिए जब जब वॉलिटिलिटी बढ़ी है, तब तक हमने कुछ बड़ा इवेंट देखा। जैसे यहाँ पे वॉलिटिलिटी आई, मार्केट में जंप आ गया, यहाँ पे ड्रॉप आया, मार्केट में एक बड़ा जंप आ गया। और जब भी ये वॉलिटिलिटी ऊपर की तरफ रहती है, तो हम बोलते हैं मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रहता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं वॉल्टिलिटी 35 पे आ चुकी है, और लग रहा है
ये इसी रंग से ये मूव करेगा। तो अगले महीने 2 महीने की अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर हमें लगता है कि एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो हायर साइड के ऊपर मुझे लगता है एक बार ये टूटता है तो 2900 तक का लेवल तो बैर मिनिमम मिल जाएगा। तो वॉल्टिलिटी तो मार्केट के अंदर कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। चलिए अब फाइनली अगर हम देखते हैं तो हमारा प्राइस आउटलुक कैसा रहेगा, इस पे आप नजर रखिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक तरह का राउंडिंग कप एंड हैंडल बना था टिल्टेड डाउन, क्योंकि कभी भी आपको चार्ट पे कोई परफेक्ट नहीं बनेगा, टिल्टेड भी रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्राइजेस 78,000 का लेवल ब्रीच जैसे ही किया था, तो ये लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका रहेगा जो अप्स एंड डाउन दोनों दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा मार्केट ने कुछ कंसोलिडेशन किया, लेकिन अंत में जनवरी मंथ में हमने ये 79,000 का लेवल ब्रीच कर चुके थे, जिसके चलते आप ये देखिए मात्र हफ्ते 10 दिन के अंदर ही मार्केट ने 80,000 का लेवल छुआ और कल की क्लोजिंग भी 80,000 पे ही आते हुए दिखाई दी। अब जो इमीडिएट टारगेट मैंने जो रखा था वो रखा था 80,580 का। तो आई थिंक अगर एक बार ये लेवल एक कमिंग वीक में अगर टूट जाता है तो आप ये मान के चलिए वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 82,500 82,400 लेवल, क्योंकि इचिमिको क्लाउड अभी भी एक्सपांशन में है। देखिए इचिमिको क्लाउड का एक पेक्युलरिटी क्या है, जब भी मार्केट में तेजी बनी हुई है, जैसे यहाँ पे तेजी बनी हुई थी और इचिमिको क्लाउड ग्रीन में हो चुका था, बट यहाँ पे आप देखिए लोअर क्लाउड जो था वो फ्लैट हो चुका था। तो जब भी ये लोअर क्लाउड अगर फ्लैट हो जाता है, इसका मतलब है रिवर्सल का साइन है, कहीं पे भी हो रहा है। जैसे मंदी का टाइम आता है तो मंदी के टाइम में आप देखिए ये क्लाउड का टॉप जो है वो फ्लैट हो गया था, तो इमीडिएटली हमने यहाँ से इसको रिवर्सल होते हुए देखा। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो एक फ्लैट हुआ तो कंसोलिडेशन आया मार्केट में ये वाला, फिर फ्लैट हुआ तो हमने ये कंसोलिडेशन आते हुए देखा, और अब ये राइजिंग ट्रेंड में है एज ऑफ नाउ। तो ये राइजिंग ट्रेंड में जो दिखा और ये बहुत ही शार्प राइज हुआ, इसका मतलब बहुत बड़ा गैप ओपनिंग हुआ है वो हुआ है। तो अभी भी ये फ्लैट नहीं हुआ है, ये बढ़ने के टोन में है। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में अगर ये 80,500 का लेवल अगर ब्रीच कर जाता है ना, बिलीव कीजिए आपको कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए की तेजी। और दूसरा एक चीज आप समझिए, कोई भी क्लाइंट अभी पैनिक में नहीं है। जैसे पहले जब गोल्ड में तेजी आती है, अरे सब मेरी तो पोजीशन अटक गई, शॉर्ट कवर कर रहा हूँ, ये सब चीजें होती है। बट एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा पेन मार्केट में नहीं हुआ है पिछले 1 डेढ़ महीने में। तो कोई भी शॉर्ट पोजीशन है, बी कॉशियस एज ऑफ नाउ। 80,500 का लेवल टूटने में 1,500 2,000 पॉइंट का मिनिमम तेजी मिलेगा। अभी डायरेक्टली जो सपोर्ट आ रहा है प्राइजेस का वो आ रहा है 79,200 का। तो जब तक प्राइजेस इस लाइन के ऊपर मेंटेन है, हम बोल सकते हैं मार्केट में कोई भी रिट्रेसमेंट आए, बट मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 82,500। तो ओवरऑल मुझे लगता है तेजी का रुख है वो कंटिन्यू जारी रहेगा। हाँ, इंटरनेशनल की भी अगर मैं बात करता हूँ तो इंटरनेशनल के अंदर भी अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़े बहुत पॉजिटिव ही है। जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है जहाँ पे वॉल्टिलिटी भी मेंटेन है, मैकडी भी पॉजिटिव है, आरएसआई भी 70 के करीब है, लेकिन वॉर्टेक्स भी पॉजिटिव है। तो ये सारे ही फैक्टर पॉजिटिव है। और हमने इंटरनेशनल में भी देखा है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म व्यू भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइजेस के अंदर, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइजेस के अंदर जो तेजी स्टार्ट हुई है, ये ब्रेकआउट जो दिया है वो 13 जनवरी से ही दिया है। अब जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस करता है, वो हम अज्यूम करते हैं यही आ चुका है, इसके लिए रैली है। और जनरली बताया जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये जो लेंथ है, इसी लेंथ का टारगेट आपको लेना है। तो ये लेंथ क्या है, 2800 से लेकर समझो 2550, तो मैं बोलता हूँ $250 है। तो करीबन ये ब्रेकआउट से मैं $250 की अगर तेजी देखता हूँ तो 2700 का ये ब्रेकआउट फिगर है। तो 2700 में 250 जोड़कर आप मेरे को चैट विंडो पे डाल के बताइए कितना होता है। फटाफट हम लोग चैट विंडो पे 15-16 जन ही है, तो और यूट्यूब पे भी काफी जन जुड़े हुए हैं। तो 2700 में 250 जोड़िए, ये आपका मिनिमम टारगेट आप मान के चलिए एज पर टेक्निकल, और लग भी रहा है टेक्निकल इंडिकेटर्स पे कि 2700 में अगर मैं 250 जोड़ता हूँ तो कितना होता है 950 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 2900 का एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो कंजर्वेटिवली हम लोग 2900 का लेवल पकड़ सकते हैं अतीन जी। बट उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं 2950 का कंजर्वेटिव टारगेट रहना चाहिए, जो मुझे लगता है। और ध्यान रखिए फर्स्ट हाफ की तेजी का है, सेकेंड हाफ में हम करेक्शन मार्केट में वापस बनते हुए देख पाएंगे। इसके बाद आते हैं हम गोल्ड सिल्वर रेशियो पे। गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर हम बात करें तो ये हमें बताता है कि सोना लेना चाहिए कि चांदी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर
गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर एज ऑफ नाउ प्राइजेस 88 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार में 90 के करीब जाता है फिर करेक्ट कर जाता है। यहाँ पे वॉलिटिलिटी तो मेंटेन है बट पॉजिटिव दिखा रहा है, आरएसआई भी 45 पे और वॉट है, तो एज ऑफ नाउ थोड़ा अटका हुआ है। लेकिन इसी चीज को वीकली या मंथली चार्ट पे अगर मैं लेता हूँ, जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो कल की तेजी के बाद ये रेशियो 90 पे आ गया है। तो ये अगर मैं वीकली चार्ट पे लेता हूँ तो ये मुझे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि ज्यादा हाई लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली ये बताता है 90। तो वॉलिटिलिटी तो आ चुकी है रेशियो में, पॉजिटिव है एज ऑफ नाउ, पहले बीच में मंदी भी आई थी और यहाँ पे आरएसआई वापस बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो रेशियो में मेक और ब्रेक बन सकता है, बिकॉज हमने 2022 से ही देखा था कि 90-92 के लेवल पे जाता है फिर करेक्ट कर जाता है। एज ऑफ ना थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज अगर रेशियो में तेजी आ रही है तो मतलब कोई ना कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन हमारे साथ पीछे पीछे आ रहा है, जो अभी हम भाग नहीं रहे। क्योंकि गोल्ड में अगर तेजी आ रही है तो कहीं ना कहीं डिमांड, गोल्ड में तेजी कब आती है, जब अनसर्टेनिटी होती है। तो अगले 2 महीने के अंदर अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो बढ़ रही है तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है, कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है जियो पॉलिटिकली, इसके ऊपर भी आपको फिर ध्यान रखना है। तो गोल्ड सिल्वर में एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि गोल्ड में ज्यादा तेजी बनी हुई है और ये मेंटेन रह सकता है। तो ओवरऑल गोल्ड ज्यादा बुलिश दिख रहा है एज ऑफ नाउ, चांदी उससे ज्यादा दिख रही है। बट एक बार वापस अपना हफ्ता 10 दिन में इसको रिव्यू करते हैं। चलिए इसी चीज को अगर मैं समअप करता हूँ तो अब तक हमने क्या देखा कि एमसीएक्स में 80,000 का लेवल छुआ बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सेफ बाइंग, और गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो तेजी आई है ये दर्शाता भी है कहीं ना कहीं गोल्ड की एक बाइंग एक्टिविटी बढ़ी है। वहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ है, टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई है, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। तो ये एक बड़े फैक्टर्स रहेंगे जो प्राइजेस को सपोर्ट देंगे। टेक्निकल चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कॉमेक्स में और मैक्सिक्स पे बना हुआ है। करंटली प्राइजेस 2770 और 80,000 के करीब है। सपोर्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है 78,250 और 2700 का सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है। और ऊपर में अगर मैं देखता हूं तो कंजर्वेटिवली एक बार प्राइसेस 2810 के ऊपर निकल जाता है तो 2870 से लेकर 2940 की रेंज में भी दिखा देगा, जो डोमेस्टिक मार्केट में 83,000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सभी गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्टिव है एज ऑफ नाउ। पहले आज हमने गोल्ड के लिए बिल्कुल अतीन जी, मैं चांदी के ऊपर मंगलवार तक मैं सेशन लूंगा जहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा एक चीज और है कि रिसेंटली हमने हार्मोनिक पैटर्न भी बनते हुए देखा है, और ये हार्मोनिक पैटर्न में अगर आप देखते हैं तो एक सेकेंड, हार्मोनिक पैटर्न है वो गोल्ड क्रूड के ऊपर बना हुआ है। ये क्या दिखाता है, देखिए कभी भी अगर गोल्ड और क्रूड रेशियो में अगर ये जंप आ रहा है तो इसका मतलब है गोल्ड तेजी करेगा, क्रूड नहीं करेगा। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन आने वाला है, लेकिन वो कच्चे तेल की तरफ से नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पे अगर कच्चे तेल की तरफ से आता तो ये रेशियो है ना, या तो फ्लैट हो जाती, जैसे यहाँ पे ये फ्लैट हो गया। तो फ्लैट होने का मतलब यहाँ पे भी आप देखिए जब ये फ्लैट हो गया इसका मतलब है कि गोल्ड भी बढ़ रहा है और क्रूड भी बढ़ रहा है। अब ये पीरियड में आप देखेंगे ना तो आपको गोल्ड और क्रूड दोनों बढ़ता हुआ ही दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नवंबर और दिसंबर में जब लड़ाई चालू थी तो गोल्ड को भी पता है मुझे भी बढ़ना है, क्रूड को भी पता है, तो ये पीरियड में क्या हो गया, मार्केट फ्लैट हो गया। लेकिन जनवरी आते आते ये रेशियो में गिरावट आई थी, तो गोल्ड के मुकाबले क्रूड में तेजी आई थी, क्योंकि जो लड़ाई चल रही थी वो क्रूड को लेकर ज्यादा चल रही थी। लेकिन अब जिस ढंग से ये रैली आई है तो गोल्ड में तेजी है, इसका मतलब है मिडिल ईस्ट का जो कंसर्न्स है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले कुछ सेशंस में आपको जो नजर रखना है वो नजर रखना है किसके ऊपर, आपको नजर रखना है, एक सेकेंड, आने वाले सेशंस में जो इम्पोर्टेंस रहेगा वो गोल्ड पे अगर तेजी बढ़ रही है और क्रूड पे नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल नहीं है और कुछ कारण है, उसकी वजह से ये हम बढ़ते हुए देखेंगे। तो इसी के साथ ये वाला सेशन आज अनप्लान्ड था, इसलिए छोटा सेशन है। इनकेस अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। सेशन अमित विल ओपन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। इनकेस अगर आपकी कुछ क्वेरीज है या यूट्यूब पे भी अगर हमारे पास अगर क्वेरी है तो हम लोग ले सकते हैं। सेशन विल ओपन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओवर टू अमित।
थैंक यू अजय सर फॉर गिविंग अपडेट ऑन गोल्ड। यूट्यूब पे भी क्वेरी सर प्राइस रिलेटेड ही है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो हम सिल्वर के लिए भी सेशन नेक्स्ट वीक में लेके आएंगे, और गोल्ड के लिए हमने आज प्राइस आउटलुक कैसे क्या रहेगा वो अपडेट दिया ही है अभी एज ऑफ नाउ। और कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। अतिन जी का एक सवाल है, सिल्वर में भी डिटेल में, बिल्कुल मंगलवार को हम लोग अमित रखेंगे, प्लीज प्लान कर लीजिए, टाइम शेड्यूल कर लीजिए। सर, इफ गोल्ड गोस अप देन व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट मोर पॉजिटिव इन सिल्वर टू मेंटेन गोल्ड सिल्वर रेशियो। देखिए ये मेरे को मैं क्यों बार बार मैं सोने में चांदी में ज्यादा तेजी बता रहा हूँ, ये चार्ट आप देखिए। मैं इसमें मंथली पे आता हूँ और साइज टू फिट कर देता हूँ। और इस चार्ट को अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं सब चीज हटा देता हूँ। कभी भी आपको जब भी चार्ट देखना है तो मेरी आदत है मैं इसको फ्रेश तरीके से देखता हूँ, ताकि पुरानी चीजें कैरी ऑन नहीं हुए। तो ये चार्ट 1998 से बना हुआ है। वैसे अगर ये चार्ट्स पे अगर आप जाते हो 50 सालों का, तो आप देखोगे कि ये रेशियो जो है वो जनरली 84 85 के ऊपर कभी गई नहीं है, 98 से लेकर अभी तक 2018 तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये रेंज में था। और लोअर साइड की अगर मैं बात करता हूँ, तो वर्स्ट इन केस वैसे देखा जाए तो रेशियो ये 40 के नीचे सस्टेन नहीं करती है। तो ये तो मैं 25 साल की चार्ट दिखा रहा हूँ। हाँ, बीच में जरूर हमने 2011 में 32 तक का हाई देखा। ये एक हम बोल सकते हैं एक तरह का रेंज मार्केट के अंदर कंटिन्यू बनता रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंड, ये रेंज बना हुआ, अगर इसका अगर मैं मिड निकालता हूँ, तो इसके मिड में एक सेकंड, रेजुएशन लाइन, ठीक है, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन दिया, तो ऑलमोस्ट इसका जो एवरेज आता है ना, वो आप मान के चलिए 62 के करीब है। तो मार्केट ये दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अब सिंस 2014 से हमने देखा हायर साइड पे था, और यहाँ से कभी भी ये टूटना चाहिए था। बट हुआ क्या है, मार्केट एक दायरे में अटका हुआ है। अच्छा, ये जो तेजी आई थी, यहाँ पे लोएस्ट से हाईएस्ट अगर मैं बात करता हूँ, तो आप देख सकते हैं नीचे में 31 का लो था, और हाईएस्ट में ये 126। तो इसका भी अगर 50% पकड़ू मैं, तो 79 तक का लेवल होता है। तो अब आप समझिए कि ये तेजी क्यों आई, कोविड के समय आई। और जैसे ही कोविड के बाद इकोनॉमी में तेजी आना स्टार्ट हुई, तो हमने ये रेशियो को नीचे में ऑलरेडी 62 तक देखा था, तब चांदी चली थी। अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज में। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू में अगर मैं जाता हूं, तो कभी भी ये रेशियो 80 के ऊपर, क्या मैं बोलता हूँ 90 के ऊपर भी कभी टिका नहीं है। चलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत चेंजेस आया भी होगा ना, तो आप ये लेवल मान के चल लीजिए, इस लेवल के ऊपर ये रेशियो टिकनी नहीं है। क्यों? अगर इस रेशियो के ऊपर जा रही है ना, इसका मतलब कुछ लड़ाई या और कुछ कंसर्न्स है मार्केट में, जिसके चलते मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं। तो जब तक ये रेशियो इसके ऊपर, जैसे ये रेशियो इसके ऊपर गया, कोविड आ गया, ये रेशियो इसके ऊपर गया, तो 2022 में हमने देखा लड़ाई उड़ाई इसकी चल रही थी, क्या नाम, रशिया यूक्रेन की, तो ये रेशियो में जंप आ गया था। तो ये रेशियो के ऊपर टिकना नहीं है। इनकेस अगर कोई बड़ा इवेंट होता है तो ही इसके ऊपर जा सकता है, अदरवाइज पिछले 50 सालों में रेशियो इसके ऊपर कहीं नहीं है। अब यहां से अगर ये रेशियो ड्रॉप होना स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे चांदी आउटperform करेगी। ठीक है, यहाँ पे इचिमिको क्लाउड ग्रीन में है, लेकिन अभी भी प्राइस सिंस 2023 ये इचिमिको क्लाउड के अंदर अंदर ही बना हुआ है। तो थोड़ा सा ठहर जाइए। वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं, तो मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं है, इस रेंज के नीचे नहीं है। डेली चार्ट पे आता हूं, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक तरह का इन्वर्टेड पैटर्न बना था, लेकिन यहाँ पे आके फिज आउट हो रहा है। तो मुझे लगता है जब तक ये 91 92 के ऊपर अच्छे से होल्ड नहीं करता, अगर करेगा, तो आप ये मान के चलिए कुछ बड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है, बट वो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा, अगर लड़ाई बढ़ती है तो आप मान के चलिए ये एक अच्छी रैली कर सकता है, बट उसकी गुंजाइश एज ऑफ नाउ कम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बार बार में हमने ट्रेंड में देखा है कि प्राइजेस के अंदर, जैसे ये ट्रेंड लाइन था, तो अब सपोर्ट तो आ चुका है, बट लेट्स सी। तो मेरे ख्याल से महीना 2 महीना वॉच कीजिए। लेकिन अगर इकोनॉमी इंप्रूवमेंट होती है, तो ये रेशियो नीचे की तरफ जाने की ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर वैसे ज्यादा कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। पहले भी हमने बाई का देखा था, बट ऊपर आके वापस दम तोड़ दिया था, वॉलिडिटी नहीं थी। तो थोड़ा कॉशियस है, बट मुझे लगता है कि जिस ढंग से इकोनॉमी अगर इंप्रूवमेंट होता है, तो चांदी के लिए सपोर्टिव रह सकता है। बट गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 पे मेंटेन नहीं हो सकती है सर, ये चीज एकदम क्लियर है। हाँ, अगर मेंटेन करना भी है, तो 200 मूविंग एवरेज का 83 80 के करीब आ रहा है,
वहां तक अगर मेंटेन होता है तो फिर भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन 90 पे मेंटेन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हायर लेवल पे मेंटेन नहीं होना है। 50 साल का चार्ट है, बाद में मैं कभी आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, ऊपर मैंने एक चैनल का, अमित ने एक लिंक दिया है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है। वहां पे आपको ऐसे लॉन्ग टर्म के चार्ट्स मिलते रहेंगे, तो वो आप देखकर काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो करंट लेवल से कुछ, आई डाउट के सस्टेन करे। करेक्शन जरूर है, जिसका मतलब है चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। और कोई किसी का क्वेरी, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप, इट्स ऑलरेडी 3:30। थैंक यू अजय सर। आई थिंक सर अभी और किसी का कुछ क्वेरी नहीं है, तो हम सेशन एंड कर सकते ओके। हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। नेक्स्ट वीक हम सिल्वर के वेबिनार लेके आएंगे। उसका अपडेट आपको हमारे चैनल में मिलता जाएगा, आप चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू।